हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका B6 सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 2 का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। हिंदी में कहें तो भौगोलिक विचार का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, आपको बता दूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम सीरीज के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। खंड आ अधिलघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किसने किया। भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किसने किया। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल में से एक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल में से एक है, जिन्होंने भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किया है। जिन्होंने भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किया है, इसी कारण इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता या पितामह माना गया है। इनका समय भौगोलिक विचारधारा का शास्त्रीय युग है। इनका समय भौगोलिक विचारधारा का शास्त्रीय युग कहलाता है, जिसके बाद भूगोल का वर्तमान युग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये बहुत विद्वान एवं प्रतिभाशाली थे तथा प्रतिष्ठित शास्त्रीय भूगोल के प्रतिपादन एवं विज्ञान के अनेक शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। फिर से देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किसने किया। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल में से एक हैं, जिन्होंने भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किया है। इसी कारण इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता या पितामह माना गया है। इनका समय भौगोलिक विचारधारा का शास्त्रीय युग कहलाता है, जिसके बाद भूगोल का वर्तमान युग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये बहुत विद्वान एवं प्रतिभाशाली थे तथा प्रतिष्ठित शास्त्रीय भूगोल के प्रतिपादन एवं विज्ञान की अनेक शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिर संवत काल के पर्याय माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिर संवत काल के पर्याय माने जाते हैं। दोनों ने अपने अथक प्रयासों, विशिष्ट अनुभवों, समालोचनाओं, शोध व विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या वाली कृतियों के द्वारा भूगोल को अभिनय स्वरूप प्रदान किया। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिर संवत काल के पर्याय माने जाते हैं। दोनों ने अपने अथक प्रयासों, विशिष्ट अनुभवों, समालोचनाओं, शोध व विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या वाली कृतियों के द्वारा भूगोल को अभिनय स्वरूप प्रदान किया। इन्हें आधुनिक भूगोल की नींव के पत्थर या भगवान के स्तंभ कह सकते हैं। इन्हें आधुनिक भूगोल की नींव के पत्थर या भवन के स्तंभ कह सकते हैं। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रहा। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रहा, क्योंकि ये जीवन भर विश्वविद्यालय की शिक्षा से जुड़े रहे। उनके शिष्यों ने उनके ही जीवन काल में यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में पदासीन होकर यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में पदासीन होकर अपने गुरु के चिंतन को अधिक प्रेरणास्पद विधि से समझाया। इसी कारण 13वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में रिटर के चिंतन, जिसमें पृथ्वी की एकता, प्रादेशिक अध्ययन एवं नियतिवादी विचारधारा सम्मिलित है, का वर्चस्व बना रहा। इस जर्मन विद्वान ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ
अर्धकुंडे के प्रकाशन के द्वारा भौगोलिक अध्ययन को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है कि संसार के सभी विद्वानों का ध्यान भूगोल की ओर अग्रसित हो गया। फिर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही भूगोल के आधुनिक चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। दोनों ने अपने अथक प्रयासों, विशिष्ट अनुभवों, समालोचनाओं, शोध व विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या वाली कृतियों के द्वारा भूगोल को अभिनय स्वरूप प्रदान किया। इन्हें आधुनिक भूगोल की नींव के पत्थर या भवन के स्तंभ कह सकते हैं। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रहा। प्रकृति प्रेमी रिटर का तात्कालिक प्रभाव हम्बोल्ट से अधिक रहा, क्योंकि ये जीवन भर विश्वविद्यालय की शिक्षा से जुड़े रहे। उनके शिष्यों ने उनके ही जीवन काल में यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों में पदासीन होकर अपने गुरु के चिंतन को अधिक प्रेरणास्पद विधि से समझाया। इसी कारण 13वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में रिटर के चिंतन, जिसमें पृथ्वी की एकता, प्रादेशिक अध्ययन एवं नियतवादी विचारधारा सम्मिलित है, का वर्चस्व बना रहा। इस जर्मन विद्वान ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे के प्रकाशन के द्वारा भौगोलिक अध्ययन को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया कि संसार के सभी विद्वानों का ध्यान भूगोल की ओर अग्रसित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समकालीन भूगोल पर टिप्पणी कीजिए। 1950 से 1960 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। 1950 से 1960 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। इस दौरान प्रत्यक्षवाद के दर्शन पर आधारित भूगोल के वैज्ञानिक रूप की स्थापना हुई। इस दौरान प्रत्यक्षवाद के दर्शन पर आधारित भूगोल के वैज्ञानिक रूप की स्थापना हुई। BJL बेरी, रिचर्ड जे चोर्ले, पीटर हैगेट आदि का योगदान प्रमुख है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण और मॉडल की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। यह अनुभाग खाली है, अर्थात पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है या अधूरा है। आपकी सहायता का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल के अंतर्गत शोध टिप्पणी कीजिए। भूगोल के अंतर्गत शोध टिप्पणी कीजिए। शोध का उद्देश्य। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला है भूगोल की भौगोलिक विचारधारा को वैज्ञानिकता को प्रदान करना। दूसरा है भूगोल में ऐतिहासिक प्रतिमानों के बारे में जानकारी हासिल करना। तीसरा है प्रतिमान की प्राचीन एवं भूतकाल के भौगोलिक विचारधारा का परिणाम ज्ञात करना। शोधन की विधि तंत्र। किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए विधि तंत्र की आवश्यकता होती है। विधि तंत्र के द्वारा ही शोध को क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए विधि तंत्र की आवश्यकता होती है। विधि तंत्र के द्वारा ही शोध को
क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इस शोध पत्र के लिए वर्णनात्मक सह विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र के लिए वर्णनात्मक सह विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया, जिसका विभिन्न समकालिक सर्वेक्षण में प्रतिमान की विकास और ऐतिहासिक साक्ष्य में उपलब्ध है। साथ ही ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया, जिसका विभिन्न समकालिक सर्वेक्षण में प्रतिमान की विकास और ऐतिहासिक साक्ष्य में उपलब्ध है। कुहन का प्रतिमान। इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य भूगोल की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना है, जो कि इसकी अपनी एक परिभाषा एवं विधि तंत्र है। इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य भूगोल की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना है, जो कि इसकी अपनी एक परिभाषा एवं विधि तंत्र है। ऐसा माना जाता है कि भूगोल में चिंतन फलक का शुरुआत 1859 से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भूगोल में चिंतन फलक का शुरुआत 1859 से हुआ है। कुहन का पैराडाइम प्रतिमान किसी विज्ञान के विकास को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा देता है। कुहन का पैराडाइम प्रतिमान किसी विज्ञान के विकास को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा देता है, यद्यपि पूर्ण व्याख्या में सफल नहीं है। कुहन की शिक्षा भौतिकी में हुई थी तथा ये सिद्धांत भौतिकी के विकास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रैबो की पुस्तक एनालिमा में ग्लोब के कितने भेद बताए गए? स्ट्रैबो की पुस्तक एनालिमा में ग्लोब के कितने भेद बताए गए? स्ट्रैबो की एक अन्य पुस्तक एनालिमा में लंबकोणीय प्रक्षेप के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब का प्रदर्शन करने के 3 भेद क्षैतिज तल पर, रेखांशिक तल पर और ऊर्ध्वाधर तल पर समझाए गए हैं। स्ट्रैबो की एक अन्य पुस्तक एनालिमा में लंबकोणीय प्रक्षेप के द्वारा पृथ्वी के ग्लोब का प्रदर्शन करने के 3 भेद क्षैतिज तल, रेखांशिक तल पर एवं ऊर्ध्वाधर तल पर समझाए गए हैं। इस गणितीय भूगोल की पुस्तक में प्रक्षेपों की विधियां दी गई हैं। दूसरा उदाहरण त्रिविम प्रक्षेप का है, जो दक्षिणी ध्रुव को केंद्र मानकर बनाया गया, किंतु इरेटोस्थनीज के बजाय पोसिडोनियम की पृथ्वी माप को अपने मानचित्रों का आधार बनाने के कारण उसमें कई त्रुटियां भी पाई गई हैं। किंतु इरेटोस्थनीज के बजाय पोसिडोनियम की पृथ्वी माप को अपने मानचित्रों का आधार बनाने के कारण उसमें कई त्रुटियां पाई गई हैं, जैसे अक्षांश और देशांतर गलत हैं। भूमध्य रेखा को थोड़ा उत्तर की ओर, भारत को 110 अंश से 150 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य व हिंद महासागर को थल से घिरा दिखाया गया है।